Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of current affairs. Now आज का जो topic which I'm going to take is a very you can say is a technical topic, but relevance to our country is very high because जितना technical है उतना ही important बन जाता है ये हमारे लिए, and especially if you're preparing for any exams then this topic is very important to you and इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इफ यू हैव अपीयर्ड इन एनी एग्जाम्स बिफोर और आप दे चुके हैं तो आपको पता है कि हाउ द एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम बस थोड़ी सी नॉलेज को इधर उधर ट्विक करता है एंड देन दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि क्या इज दिस राइट, is the statement right? And that's what we're going to actually analyze a news from both perspective, that why it is important to us and why it is important for anybody who is giving exams. Now let's move ahead. So next in the series is where did it all started? As मैं न्यूज़ का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, आई हैव नॉट शोन यू एनी वीडियोज, बट आई एम स्ट्रेटली टॉकिंग अबाउट देयर इज अ टेक्निकल न्यूज़. तो थोड़ा सा मिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है कि व्हाट इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. सो लेट्स स्ट्रेट मूव टू न्यूज़. And the news here is that ये Indian Express में you can see that India has test fired a nuclear capable Agni Prime missile. Agni Prime missile which is nuclear capable. अब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आते ही इट वुड हैव डेफिनेटली कम टू योर माइंड, ओके दिस इज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट टू अवर कंट्री. दैट मीन्स सिग्निफिकेंस टू द कंट्री तो आपको आ गई समझ में. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. नाउ न्यूक्लियर कैपेबल के बाद व्हाट इज मिसाइल रफ आइडिया होगा, टेक्निक के बारे में नहीं पता होगा. नाउ दैट एस्पेक्ट यू लीव इट टू मी. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू मिसाइल क्या होते हैं. Here they are also talking about Agni missiles. So the question is Agni missiles that we are supposed to know कि अग्नि मिसाइल्स होते कौन से हैं. एंड इतनी सारी टाइप्स ऑफ मिसाइल्स होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती होगी. नाउ आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई वुड से यहाँ से मिल जाएगी. Moving ahead is that our prime focus is understanding the Agni missile. Why? Because when this missile is launched from these उड़ीसा कोस्ट, जब इसे उड़ीसा के कोस्ट से लॉन्च किया गया एंड जो इस कोस्ट फ्रॉम वेयर इट इज बिंग लॉन्च्ड इसे व्हीलर आइलैंड कहते हैं, विच वॉज इट्स प्रीवियस नेम. इसका पुराना नाम व्हीलर आइलैंड था बट बहुत जल्दी ही इसको बदल के ना टूरिस्ट डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद हु हैड प्लेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर मिसाइल टेक्नोलॉजी. आज ही के सेशन में यूल रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट रोल ही हैज़ प्लेड. एंड आई थिंक विदाउट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको इज्जत देने के लिए, नहीं, उनका रोल था एंड दैट्स व्हाई ही इज बीइंग गिवन एज द नेम ऑफ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. एंड इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट दैट, to respect the contribution he has made in the development of the missile technology, he is इस व्हीलर आइलैंड को उनके नाम पे रख दिया गया, दैट इज अब्दुल कलाम आइलैंड. Now you'll ask, मैं ये सब क्यों बता रही हूँ आपको. एक तो टू टेल यू दैट इन मिसाइल टेक्नोलॉजी अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा रोल रहा है. एंड दूसरा इज इन एनी एग्जाम दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि राइट कि फ्रॉम विच आइलैंड और फ्रॉम विच प्लेस डू वी रिलीज अपने जो मिसाइल हैं उनको कहाँ से लॉन्च करते हैं या से कहाँ से टेस्ट फायर करते हैं. दिस इज अ रेंज, दिस इज़ अ प्लेस जहाँ से हम मिसाइल्स टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो जाती है तो उनको टेस्ट करने के लिए वी गो हेयर. उड़ीसा के कोस्ट पे चले जाते हैं टेस्ट करने के लिए. सो दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि ये व्हीलर आइलैंड क्या है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग इज द सेकेंड स्टेटमेंट इन द न्यूज़ दैट इट हैज़ इवेंट्स कंसर्न फ्रॉम द चाइना. हमने जैसे ही ये मिसाइल डेवलप की है ना तो चाइना इज कंसर्न्ड अबाउट दिस. द फैक्ट इज वी लॉन्च मेनी मिसाइल्स और आप बहुत सारे नाम शायद सुनते हो. मे बी इफ यू आर इन द प्रिपरेशन सर्विस preparing for any services then you must have known Netra, Nag and any other Prithvi. Many missiles are in the news but not many of them raise concern from our neighboring countries, but Agni does. तो ऐसा क्या है अग्नि के बारे में एंड वाई द लॉन्च ऑफ अग्नि हैज मेड सच अ सेंसेशन, यही हम जानने की कोशिश करेंगे. नाउ लेट्स मूव अहेड. न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट आपको पता चल गया.
और जो उसका एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, दैट इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. नाउ मूविंग अहेड is that India's missile program. Before you understand Agni, it is very important to understand कि इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम क्या है और मिसाइल्स क्या होती हैं. एज आई सेड ना, इससे पहले आपके पास एक रफ आइडिया होगा कि मिसाइल्स क्या होती है, बट इसके बाद आपको ढंग से पता चल जाएगा मिसाइल्स क्या होती हैं एंड व्हाट इज इंडियाज मिसाइल्स प्रोग्राम. इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन सी मिसाइल हम डेवलप कर रहे हैं, इसका थोड़ा थोड़ा आइडिया स्पेशली अबाउट अग्नि सीरीज आपको यहाँ से मिल जाएगा. नाउ next in the series is what is missile, because this is a very right question if you're raised कि missiles क्या होती हैं. तो पहले हम इसी का जवाब देंगे कि missiles क्या होती है, then we'll move about हम कौन सी मिसाइल डेवलप कर रहे हैं और अग्नि किस कैटेगरी में आती है. Now to understand that is about missiles. सबसे पहले missiles क्या होती हैं. Now missile is basically a rocket propelled weapon system. Basically अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जिस सिस्टम से आपका रॉकेट फंक्शन करता है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि यहाँ से जब आप आग लगाओगे सो देयर इज व्हाट, एक नीचे की तरफ जो फोर्स जनरेट होती है उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ रॉकेट उसको ऊपर लेके जाती है. सो पार्शियली एनी मिसाइल वर्क्स ऑन द रॉकेट सिस्टम. जिस मैकेनिज्म से आपके रॉकेट चलते हैं दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसी मैकेनिज्म से आपके मिसाइल्स भी चलती हैं. तो उसमें क्या होता है, वी हैव अ फ्यूल को हम आग लगाते हैं और जब वो आग लगती है तो वो नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है. मतलब दिस इज लाइक हेयर, फ्यूल को बर्न करना शुरू करेंगे और वो जब गैस रिलीज होगी, दिस इज अ सॉलिड फ्यूल. सॉलिड फ्यूल को जब आग लगाएंगे तो एक गैस बननी शुरू होती है और वो गैस नीचे की तरफ इजेक्ट होती है. जब वो नीचे इजेक्ट होगी तो नीचे प्रेशर क्रिएट होगा. बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो जब गैस नीचे आती हैं तो उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ क्रिएट होती है, बिकॉज ऑफ विच द रॉकेट सिस्टम्स ऊपर जाते हैं. सो दैट इज फर्स्ट. So it is nothing a rocket propelled weapon system. तो रॉकेट जो प्रोपल्शन सिस्टम होता है वो रॉकेट जैसा ही है, मतलब इसका लॉन्च सिस्टम बिल्कुल रॉकेट जैसा ही है. द डिफरेंस इज कि यहाँ पे रॉकेट को एक वेपन में कन्वर्ट कर दिया गया है. आर यू गेटिंग मी राइट? सो व्हेन अ रॉकेट इज कन्वर्टेड इनटू अ वेपन दैट मेक्स अ मिसाइल. रॉकेट कैन हैव मल्टीपल यूजेस, सैटेलाइट लॉन्च करने में या फिर ह्यूमंस को लेके जाने में, मेनी फंक्शंस. बट रॉकेट का एक मॉडिफिकेशन होता है मिसाइल बनाना, जिसमें आप एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स को बड़ी एक्यूरेसी से अपनी टारगेट पे जाके लॉन्च कर देते हो. ये आपका टारगेट है और ये रहा आपका लॉक, राइट? दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू टारगेट. बट द क्वेश्चन इज, क्या सारी मिसाइल्स ऐसे जाती हैं? लाइक जब आपने देखा होगा दिस इज गोइंग लाइक दैट, जब आपने लाइक यू मस्ट हैव सीन मेनी मूवीज, तो उसमें कुछ मिसाइल्स बिल्कुल ऐसे सीधी जा रही होती है. सम आर लाइक वो टारगेट के आसपास घूम सकती हैं और कुछ अपना एग्जिस्टिंग पैटर्न ही फॉलो करती है. तो हम मुझसे पूछेंगे कि हाउ इज दिस? कुछ सिर्फ सीधी जा रही है, कुछ को गाइड किया जा सकता है, कुछ को नहीं. Exactly. The question is right. Missiles are of many type. अब बेसिक टेक्नोलॉजी तो आपने समझ ली. अगर आप रॉकेट को मॉडिफाई कर दो और उसके ऊपर बिल्कुल यहाँ टॉप पे अगर वेपन रख दोगे तो वही रॉकेट किस में बन जाएगा? मिसाइल में बन जाएगा, राइट? अब जब मिसाइल बन गया तो वो मिसाइल काफी तरह की होती है. नाउ दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिसाइल एग्जिस्ट. Okay, so let's move ahead. So first is in the series is the tactical weapons and the strategic weapons. That is tactical missiles and strategic missiles. नाम जितना confusing है उतना ही आसान इनका मीनिंग है. Tactical missiles basically small missiles होती हैं जिन्हें हम किसी को डराने के लिए या वॉर में छोटे छोटे पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. एज ए पाकिस्तान और इंडिया में लड़ाई हो जाती है और वो जो आप मिसाइल, जो छोटी मिसाइल जिनकी रेंज ज़्यादा नहीं होती, बॉर्डर पे जो लड़ाई हो रही है,
या फिर टेररिज्म से लड़ने के लिए यहाँ पे जो आसपास सऊदी अरेबिया एक दूसरे को, सऊदी अरेबिया यमन में और जो सीरिया इराक वगैरह में जो पहुंच जाती हैं, दीज आर टैक्टिकल मिसाइल, स्मॉल मिसाइल। सो वो इंसान के कंधे पे आप देखते नहीं, वो लेके जा रहा होता है मिसाइल लॉन्च करने के लिए। दीज आर टैक्टिकल पर्पस। मीन्स जब वॉर होगी तो हम इसे तब थोड़ा उस पर्पस में, लड़ाई के लिए यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या स्ट्रैटेजिक या वॉर के लिए नहीं है? नहीं, दे आर ऑल्सो फॉर द वॉर, बट इनका यूज इतना फ्रिक्वेंट नहीं होता। हम इन्हें स्ट्रैटेजिक एडवांटेज के लिए रखते हैं। दैट मीन्स इनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। टू अंडरस्टैंड इज, अगर इंडिया का नेबर यहाँ पे पाकिस्तान है, जैसे यूएस अगर रशिया को धमकी देना चाहता है तो माइल्स, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स का डिफरेंस है उनके बीच में। टेक्टिकल वेपन्स कैन बी यूज्ड। अगर बाय द वे गलती से कनाडा जैसा पीसफुल कंट्री अगर यूएस से लड़ने लगे तो टैक्टिकल वेपन यूज कर सकते हैं, बट अगर रशिया से लड़ना है तो स्ट्रैटेजिक वेपन चाहिए जिसकी जो रेंज हो वो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स हो। एंड दैट्स व्हाई स्ट्रैटेजिक वेपन आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। दैट्स व्हाई एनी कंट्री ट्राई टू इंक्रीज द कैपेसिटी और द लेंथ जहां तक हम डिलीवर कर सकते हैं। जितना दूर तक करेंगे उतना ही दूर दूर के नेशंस के लिए कोई भी नेशन खतरा हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ को पोजेस करता है कि यहां से रह के भी ये बंदा ना आपके लिए वहां तक खतरा बन सकता है। दो यूएस वहां एक कोने में रहता है बट रशिया के लिए इतना डेंजर बन सकता है, इवन कोरिया के लिए भी। दैट इज बिकॉज इट हैज स्ट्रैटेजिक वेपन्स, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ टेक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक। तो अब हमने एक टाइप डिस्कस कर ली, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ द सेकेंड टाइप विच इज, जो आपने मूवीज में सीन नहीं देखा था कि एक ये आपकी मिसाइल है और ये आपका एरोप्लेन है और ये यहाँ उड़ रहा है। एक मिसाइल होती है कि जो अगर ये इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली तो ये मिस कर देगी उसे। बट जब मूवी के वो वाले इंटरेस्टिंग सीन नहीं आते, जब मिसाइल लॉन्च हुई, एरोप्लेन ने अपनी डायरेक्शन चेंज की और मिसाइल ने भी डायरेक्शन चेंज कर ली। ये एरोप्लेन इधर गया तो मिसाइल भी इधर आ गई। नाउ दैट इज अ स्ट्रैटेजिक, वो बड़ा एक बूस्ट देता है ब्लड में, राइट? कि हाउ इज दिस हैपनिंग, ये थोड़ी अलग है, दिस मिसाइल इज डिफरेंट, इसने ठान रखी है। अब उसने ठान रखी होती है मतलब मिसाइल इतनी इंटेलिजेंट बन जाती है। नाउ दैट इज व्हाट वी कॉल गाइडेड एंड अनगाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल्स है सब कंट्रोल एंड गाइडेंस मैकेनिज्म उनके अंदर डेवलप्ड होता है, तो उनको रिमोटली भी कंट्रोल किया जा सकता है या टारगेट के बारे में ब्रीफली उसके अंदर इंफॉर्मेशन फीड कर दी जाती है। तो जिसका गाइडेंस मैकेनिज्म विच कैन बी जीपीएस, थर्मल इमेजिंग या बाय एनी मीन्स इट इज गाइडेड, मतलब उसे अपने टारगेट के बारे में गाइडेंस मिल रही है बाय सम मैकेनिज्म, या तो रिमोटली कंट्रोल है या फिर उसके अंदर है। Whereas अनगाइडेड मिसाइल में क्या होता है, मैं यहां पर हूं और यहां से मैंने अंदाजा लगाया कि ये आई एम हेयर, यहां से मैंने अंदाजा लगाया ये मेरा एरोप्लेन है और ये मुझे टारगेट करना है, तो मेरा टारगेट सिर्फ यही। इसके बाद लाइक वंस आई हैव लॉन्च्ड मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, देयर इज नो गाइडेंस मैकेनिज्म। मैंने सिर्फ, जैसे गोली नहीं होती, फायर करने से पहले वो इंसान अंदाजा लगा सकता है कि अब ये ना यहाँ जाने वाला है, आई शुड फायर नाउ। बट एक बार कमान से निकल गई उसके बाद ना तीर का कोई तीर, जो तीरंदाज होता है उसका तीर पे कंट्रोल नहीं होता और जो फायरमैन होता है उसका बुलेट पे कंट्रोल नहीं होता। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअली अनगाइडेड मिसाइल्स। आपने एक बार लॉन्च कर दिया तो फिर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी इंटरनल गाइडेंस मैकेनिज्म, बस सिर्फ अजम्पशन है कि अब ये हिट कर देगा, राइट? आपका एरोप्लेन की डायरेक्शन बदली और उसने मिस कर दिया। सो आई होप यू गॉट दिस कि व्हाट आर गाइडेड एंड व्हाट आर अनगाइडेड मिसाइल। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। The next in the series are very interesting. That is ballistic and cruise missile. और जब भी हम अग्नि सुन रहे होते हैं ना तो हमारे दिमाग में ballistic आता है, या तो आपके दिमाग में आता है या फिर आप न्यूज़ में बार बार सुन सुन के आपके दिमाग में वो आने लगे कि ballistic missiles क्या होती हैं, cruise missiles क्या होती हैं। तो the ballistic missiles जो
बैलिस्ट मैकेनिज्म पे काम करती है. दैट मीन्स व्हेन दे आर लॉन्च्ड वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, उनको कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल. एंड दोस मिसाइल जो कि रिलेटिवली स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है उनको कहते हैं क्रूज मिसाइल. राइट? ऐसा क्यों? इसको आप समझेंगे इसके मैकेनिज्म से. What happens in ballistic missile is कि ballistic missile को imagine आपने 100 kg फ्यूल दिया. अब इस फ्यूल को जब तक ये बर्न करेगा, जब तक ये फ्यूल बर्न हो रहा है तब तक मे बी इमेजिन टिल हेयर इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पर्सन जिसने उसको लॉन्च किया है. मोमेंट फ्यूल एंड, अब ये जिस वेलोसिटी से उसको लॉन्च किया था उसके और जो ग्रेविटी जो उसको नीचे खींच रही है उसके, इन दो वेक्टर्स के कंट्रोल में होता है. और आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, अगर ऐसा हो, अगर आपने किसी चीज को किसी वेलोसिटी से फेंका हो तो एक तो अपवर्ड फोर्स लगती है, एक डाउनवर्ड फोर्स लगती है और अल्टीमेटली पैराबोलिक पाथ बनता है. सो बैलिस्टिक मिसाइल में यही होता है, आप इनिशियल फ्यूल से उसको फेंक देते हो, उसके बाद कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, उसके बाद आपके पास फ्यूल नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए और वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से नीचे आने लगती है इस तरीके से. These are called ballistic missile and Agni is an example of ballistic missile. और यूजुअली ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती है. और ये समझना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी है. लॉन्ग डिस्टेंस क्यों ट्रेवल कर पाती है? बिकॉज आधे रास्ते के लिए ही तो फ्यूल चाहिए, बाकी आधे रास्ते में तो वो इनिशियल वेलोसिटी से काम चला रही है. उनको फेंका क्या बड़ी हिम्मत से, मतलब बहुत सारी फोर्स से. इनिशियल जितनी एनर्जी लगानी थी लगा दी, बाद में गाइडेंस करनी नहीं है, वो खुद कर, मतलब वी आर इमेजिनिंग कि अपने टारगेट पे पहुंच जाएगी बिकॉज ऑलरेडी हमने एक्यूरेसी ला चुकी है. सो दिस इज व्हाई दे आर एबल टू ट्रेवल द लॉन्ग डिस्टेंसेस. Whereas cruise missile are self propelled, ये रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रेवल करती है, लो एल्टीट्यूड पर ट्रेवल करती है. ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती बिकॉज ये जाती हैं सीधा और इनको फ्यूल चाहिए पूरे रास्ते. बट देयर इज अ कैच हियर. आपको लग रहा होगा बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा अच्छी होती है बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है. नो डाउट, बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग दे आर स्ट्रैटेजिक मिसाइल. एज आई सेड, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है उनका टारगेट रीच बढ़ जाता है, वो स्ट्रैटेजिक मिसाइल बन जाती है. वो हैवी वेपन डिलीवर करने के लिए काम आती है जब बड़े बड़े फैसले लेने हो, जब बड़े डिसीजन लेने हो, जैसे न्यूक्लियर पेलोड वगैरह डिलीवर करना हो. जबकि क्रूज मिसाइल आर इम्पॉर्टेंट जब वॉर में छोटे टैक्टिकल एडवांटेज चाहिए होते हैं. तो जब वॉर में छोटे टैक्टिकल एडवांटेज चाहिए होते हैं तो टैक्टिकल मिसाइल्स काम आती है. बड़े एडवांटेज चाहिए हो तो स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स चाहिए. And actually, that's a ballistic missile लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रही, हैवी पेलोड लेके जा पाती है, वो स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स भी होती हैं ऑफन. एंड क्रूज मिसाइल आपकी टैक्टिकल मिसाइल्स होती है, जैसे ब्रह्मोस इज आ टैक्टिकल मिसाइल. बस एज आई सेड देयर इज अ कैच इन हियर. द कैच इज क्रूज मिसाइल बहुत ना स्ट्रेट लाइन में नीचे नीचे जाती है, इसलिए रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती और ये छोटी भी होती है. क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, हैवी पेलोड लेके जाती हैं, ये बड़ी होती है. क्रूज मिसाइल छोटी हो सकती हैं आसानी से, मतलब वो नहीं होते जिस इंसान के कंधे पे वो जो लेके जा रहे होते हैं या फिर रोड वगैरह इस तरीके से लेके जाते हैं. तो ये सब बेसिकली क्रूज मिसाइल छोटी होती है. एंड दे बहुत, क्योंकि इनको ज्यादा रडार ऊपर सैटेलाइट की हेल्प से आप नेविगेट कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, राइट? बट इन दिस केस यू डोंट नीड ऑल ऑफ दैट. इतना मतलब इतनी जरूरत, इन केस ऑफ क्रूज मिसाइल इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम जस्ट बिकॉज वो नीचे मूव करती हैं. वो आसानी से कोई रडार उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि सैटेलाइट कैन नॉट हेल्प यू दैट इतना नीचे जाके, और इतना टाइम लग जाता है कि इतनी देर में ये टारगेट कर लेती है और डिस्टेंस भी इतना ट्रैवल नहीं करती. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. बिल्ली जब जितनी नीचे से गिरती है ना उतनी उसके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं. वो जितना ऊंचाई से गिरती उतना ही उसके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब वो उतनी ऊंचाई से गिरती है ना वो कैलकुलेट कर लेती है कि उसको बस टाइम मिल जाता है खुद को बचाने का. क्रूज मिसाइल्स एक तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, इसीलिए
एनिमी को ज्यादा टाइम नहीं मिलता, वो लॉन्च हुई इतनी देर में वो कैलकुलेट करे, क्रूज मिसाइल अपना काम कर जाती है। एक तो छोटी होती है, आसानी से रडार में नहीं आती, शॉर्ट डिस्टेंस होती है, इंसान को टाइम नहीं मिलता। बैलिस्टिक मिसाइल में तो एक बार लॉन्च हुई, उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो ट्रेजेक्टरी वो लोग पहले ही कैलकुलेट कर लेते कि ये ट्रेजेक्टरी दिस इज गोइंग टू फॉलो। वेयरएज क्रूज मिसाइल के केस में ऐसा नहीं हो पाता। एंड द थर्ड एडवांटेज क्रूज हैज इज वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है बाद में। क्रूज में तो इन लेटर हाफ यू हैव नो कंट्रोल, सो यू नो एनिमी ने फाइंड कर लिया, नाउ यू कांट चेंज। बैलिस्टिक में आप नहीं कर सकते ना ऐसा, आधी ट्रेजेक्टरी तक ही कंट्रोल है, जबकि क्रूज में क्या है, यू हैव कंट्रोल। सो आपको लगा कि एनिमी हैव समवेयर आइडेंटिफाइड, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाई it is difficult to detect a cruise missile. Small size, small distance and control and low altitude. ये 4 reasons के साथ आप बोल सकते हैं cruise missile is basically a tactically smarter missiles, right? Example is BrahMos. But फिर भी ballistic missiles are important as I talked about. Long distance, heavy payload और एक बार में काम खत्म करना हो तो वो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स करती है। Am I clear? Now let's move ahead. अभी टाइप्स खत्म नहीं हुए। Now next is like बैलिस्टिक को थोड़ा और समझते हैं और फिर लास्ट टाइप पे चलते हैं। So this is like explaining the ballistic missiles only, कि वही सेम चीज what I have explained कि बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी कैसी होती है, पैराबोलिक होती है। And I've explained you the mechanism. It is just a repetition only. Let's move ahead to the टाइप्स। और जो टाइप होता है ना वो सरफेस टू सरफेस होती है, एयर टू एयर होती है एंड देन सरफेस टू एयर मिसाइल्स होती है। अगर सरफेस से लॉन्च की सरफेस पे ही जाके टारगेट कर रही हो उसे कहते हैं सरफेस टू सरफेस, जिसका एग्जांपल है आपका अग्नि। अग्नि अब तक आप समझ गए होंगे, अग्नि स्ट्रैटेजिक है, बैलिस्टिक है और सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस से लॉन्च करते हो, सरफेस पे जाके उसका टारगेट होता है। बट एक होती है जिसे लॉन्च सरफेस से करते हो बट जाके वो एरोप्लेन जैसे किसी एयर के टारगेट को टारगेट करती है। लॉन्च आपने सरफेस से की, टारगेट उसने एयर में बनाया है। आपको ध्यान रखना है लॉन्च कहां से की और टारगेट क्या है, इसके हिसाब से हमने कैटेगराइज किया है। इफ यू हैव लॉन्च्ड फ्रॉम द सरफेस एंड टारगेट इज आल्सो ऑन द सरफेस, it is called surface to surface. If you have launched from the surface and the target is somewhere in the air, it is called surface to air, right? और इसका एग्जाम्पल आपका आकाश मिसाइल्स। ओके, एग्जाम्पल याद रखने, दिस इज वेरी गुड। लाइक दैट्स वे यू कैन स्कोर मोर मार्क्स इन एग्जाम एंड दैट इज अ वे यू कैन रिमेंबर द टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली। The last in the series but very important is air to air missile. अब वो नहीं होते कि आपका प्लेन उड़ रहा है, ये इंडिया का हो गया और ये है आपका पाकिस्तानी प्लेन। अब नीचे हम किसी को बोले कि यहां से देखो इसको टारगेट करो, तब यहां से कम्युनिकेशन होगी, तब यहां से लॉन्च करेंगे। इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, तब तक वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। मच बेटर इज हवा में यही टारगेट कर दे। So air for these are needed air to air missile. हवा का टारगेट हवा में ही, और इसका एग्जाम्पल है आपका अस्त्र। अस्त्र is an example of air to air missiles, right? इसके साथ आप मिसाइल समझ चुके हैं, आप टाइप समझ चुके हैं, बिकॉज दिस इज द मेजर क्लासिफिकेशन: गाइडेड, अनगाइडेड, tactical, strategic, cruise, ballistic and target group and from where it is launched. इससे ज़्यादा इसकी क्लासिफिकेशन नहीं है। एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस, यू अंडरस्टूड हाउ द मिसाइल्स वर्क, और आप कहीं भी किसी को समझा सकते हैं, कोई आपसे पूछे और किसी भी एग्जाम में लिख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड, बिकॉज मेरा पर्पस था आपको अग्नि मिसाइल समझाना और उसकी सिग्निफिकेंस, व्हाई चाइना इज सो कंसर्न्ड। सो आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज मिसाइल। And if you've understood the missile, next आपके लिए हलवा है। Next in the series is what is Agni missile, because हमारा main aim तो यही था
हम अग्नि समझना चाहते थे. सो अग्नि is a basically series of what I said is a medium और long range missile. मतलब जिनका टारगेट लंबा होता है, जैसे इंडिया से पाकिस्तान, इंडिया से चाइना, या और कोई दुश्मन अगर हमने पाल रखे हो, हमारे इतने हैं नहीं, हमने ऐसी दुश्मनी पाली नहीं है ज्यादा, बड़े शांत स्वभाव के देश हैं हम. इनफैक्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, 2005 में जब ईरान ने क्रिटिसाइज किया था ना इंडिया को, देयर वाज टाइम व्हेन इंडिया वेंट अगेंस्ट ईरान और यूएन के प्लेटफॉर्म के उसके अगेंस्ट वोट कर लिया, एंड ईरान वांटेड टू क्रिटिसाइज इंडिया, बट बेचारे ने बहुत ही अच्छे लफ्जों में कहा कि इट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अ कंट्री एज वाइज एज इंडिया. सो हमने ज्यादा दुश्मनी कभी किसी से बनाई नहीं, बस कुछ हिस्टोरिकल ब्लंडर्स हो गए थे. तो एक तो ये बगल में बन गए हमारे. बाकी चाइना हैज लाइक यानी जो एक इमर्जिंग इंसान को और एक इमर्जिंग उसको अग्रेशन होता है, चाइना की एग्रेसिव प्रॉब्लम है उनकी. हम उनसे डरते हैं कि ये ज्यादा बड़े हो गए तो हमारे लिए खतरा हो जाएंगे, और चाइना को हमसे प्रॉब्लम है कि देखिए ये शायद हमें राइज ना करने दें. वैसे उनको इतना डर नहीं है, उनको बस ये है कि ज्यादा टांग ना अड़ाए. And that's why we have two threats in our neighbor. One is China, other is Pakistan. And that is somewhere we are afraid in case war happens. Because हम history में भी हमारी war सिर्फ इन दोनों से ही हुई है. India has so far have engaged 4 or 5 times in the war. And always the two countries, that is Pakistan and China. And that's why whenever we prepare our defense strategies, we have these two countries in our mind, and for that reason हम strategic weapons पे काम करते हैं, because war पे तो लड़ाई होती है. But if what if, why are we developing Agni? That is something आप significance के part में समझेंगे, right? तो ये थोड़ा सा मैं आपके लिए क्या थोड़ा ट्विस्ट छोड़ देती हूँ. Let's understand later. समझते हैं अग्नि मिसाइल क्या होती है. सो अग्नि आप बेसिकली आप तक समझ गए होंगे, बिकॉज आई वाज गिविंग एग्जांपल. दीज आर लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक मिसाइल. लंबा रेंज होता है, स्ट्रैटेजिक मिसाइल होती है. लॉन्ग और मीडियम दो इस कैटेगरी में आती है. हैवी पेलोड डिलीवर करती हैं, राइट और इनको बैलिस्टिक मिसाइल होती है. नेक्स्ट है न्यूक्लियर केपेबल. ये न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकती है. नॉर्मल कन्वेंशनल नहीं, जो बम गिराए इतना एक्सप्लोजन हुआ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर सकती हैं ये. सो दैट इज स्ट्रैटेजिक, बैलिस्टिक, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स हैं आपकी, जो कि डीआरडीओ ने डेवलप की थी अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, और जिसमें सबसे पहली आपकी 1989 में टेस्ट की गई थी. अब सवाल ये उठ रहा होगा, व्हाट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम? I'll explain you that. पहले अग्नि पे चलते हैं, उसके बाद फिर I'll explain you ये कौन सा प्रोग्राम है. Now, so far अग्नि के 6 वेरिएंट we have been working on. 5 इनमें से डेवलप हो चुके हैं, 6 पे काम चल रहा है. 5 पे टेस्टिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट. अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 and 6. और अगर आपको नंबर याद है तो आप बाकी आसानी से समझ सकते हैं. अग्नि को समझेंगे. अग्नि इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, 1, 2, 3. दीज 3 स्टेजेस आर फॉर फ्यूल, और तीनों में सॉलिड फ्यूल होता है. अब आप बोले कि कोई और तरीके का फुल फ्यूल भी होता है. हाँ, लिक्विड भी होता है और गैसियस फ्यूल भी होता है. जैसे क्रायोजेनिक रॉकेट जो होते हैं ना हमारे, जिस रॉकेट एज आई सेड मिसाइल्स एंड जो रॉकेट है आपके सिमिलर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, एंड टू बर्न देम फ्यूल चाहिए होता है. और रॉकेट को बर्न करने के लिए सॉलिड फ्यूल भी यूज होता है, लिक्विड फ्यूल भी यूज होता है, और गैसियस फ्यूल भी यूज होता है. हम तीनों स्टेज में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं. एंड यस देयर एग्जांपल, जब रॉकेट में आपके लिक्विड फ्यूल भी होता है और गैसियस फ्यूल भी होता है. जैसे आपके मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 2 एंड 3 स्पेसिफिकली, वहां पे सेकेंड स्टेज में लिक्विड आपका फ्यूल होता है, एंड थर्ड स्टेज में आपका क्रायोजेनिक फ्यूल होता है. दैट इज आपका जो गैसेस जो होती है उनको एकदम क्रायो मतलब बहुत ही नेगेटिव टेम्परेचर पे उनको प्रिजर्व किया जाता है. H2 and O2 गैसेस. H2 acts as a fuel and O2 acts as an oxidizer, जो उसको आग लगाता है. बट यहाँ पे लिक्विड फ्यूल नहीं है एंड गैसेस फ्यूल नहीं है, तीनों के तीनों सॉलिड फ्यूल होते हैं. बिकॉज लिक्विड फ्यूल तब चाहिए होता है जब डायरेक्शन चेंज करनी हो.
बैलिस्टिक मिसाइल में हम इतना डायरेक्शन चेंज पे ध्यान नहीं देते. सो वी डोंट नीड लिक्विड फ्यूल. ऑलवेज रिमेंबर सॉलिड फ्यूल हैवी थ्रस्ट देने के लिए चाहिए होता है और लिक्विड और गैसियस फ्यूल चाहिए होते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. मार्क 2 मार्क 3 में लाइक दीज आर द रॉकेट, जब हम बहुत प्रिसीजन से सैटेलाइट को स्पेस में रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि वहां पे लिक्विड और गैसियस फ्यूल हो, बिकॉज वहां पे हम डायरेक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. बट मिसाइल्स में, बैलिस्टिक मिसाइल में स्पेशली जरूरत नहीं होती, बिकॉज वी आर नॉट ट्राइंग टू चेंज द डायरेक्शन एज मच. हम इनिशियली कैलकुलेट कर लेते हैं और उसे बैलिस्टिक पाथ पे छोड़ देते हैं, राइट. सो दैट्स व्हाई ऑल द 3 stages are solid fueled. Now let's understand the evolution of Agni 1, Agni 2, Agni 3, Agni 4. Agni 1 इसकी लाइक इनके नाम से ही 1000 किलोमीटर से कम की रेंज है. 2 इसकी 2500 के आसपास रेंज है. 3 3000 के आसपास है. 4 4000 के आसपास रेंज है. इट इज रेंज जो इनको डिफरेंशिएट करती है. और दूसरा पेलोड. पेलोड से आप ज्यादा याद नहीं कर पाएंगे, तो इधर उधर वेरी करते हैं. इनिशियल 2 की 1000 है, अग्नि 3 की बढ़ गई थी, अग्नि 5 की भी 1.5 के आसपास हो जाती है, अग्नि 4 की कम ही थी. इंपॉर्टेंट इज रेंज. ये 1000 की रेंज में, ये 2000, ये 3000, ये 4000, अगर आसान भाषा में याद करना हो. और अग्नि 5 की जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर हो जाती है. नाउ दैट इज ऑफिशियल. इट इज सैड, कहीं कहीं न्यूज में मिल जाएगा, विकिपीडिया के पेजेस पे स्पेसिफिकली, कि अपेरेंटली इसकी रेंज 5 से 8000 किलोमीटर तक है. इंडिया हाइट्स इट बिकॉज हम लाइक वी वांट, हम अपनी स्ट्रैटेजी कैपेबिलिटी रखना भी चाहते हैं, बट हम बिना बात के किसी कंट्री को थ्रेटन नहीं करना चाहते. हम अपनी लाइक कैपेसिटी को थोड़ा हाइड करना चाहते हैं टू कीप अ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज. सो दैट इज वन थिंग जो कि इट्स इन न्यूज. तो विथ 5000 किलोमीटर इंडिया कैन कवर चाइना, लाइक partly Russia as well. Russia is not a target actually. Pakistan is there, and that's why this is a strategic weapon, क्योंकि हमारी रेंज बढ़ चुकी है. हम बीजिंग तक टारगेट कर सकते हैं, चाइना की कैपिटल सिटी. एंड दैट इज वाई चाइना हैज रेज कंसर्न्स. समझ में आ गया ना why China has raised concern? Because now China know it is in the range, and if China, like if India engages in war, there is a possibility, if China first actually declare a war on us और इस तरीके के वेपन यूज करे, तो हम रिटेलिएट कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी है. ये एक्चुअली ट्विस्ट था जिसको बाद में भी डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड. अग्नि को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. नाउ एज आई सेड, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 है. सिमिलरली आप बाकी इनके पेलोड और रेंज तो आप समझ ही गए, बस स्टेजेस देखने. अग्नि 1 में सिर्फ सिंगल स्टेज थी. अग्नि 2 तक हमारी 2.5 आ चुकी थी, और 3 में 2 स्टेजेस है. 5th में हमारे लाइक सेकंड में हमारी 2 स्टेजेस है, और 5th में हमारी 3 स्टेजेस. और धीरे धीरे हम स्टेजेस बढ़ाने लगे, राइट. मतलब हमारी फ्यूल कैपेसिटी बढ़ने लगी, हम ज्यादा फ्यूल डालने लगे उसमें, तो हम ज्यादा रेंज रेंज बढ़ाने लगे उसकी. समझ गए? मोर फ्यूल ग्रेटर द रेंज, बिकॉज इनिशियल पुश लंबे टाइम तक रहेगा. जब इनिशियल पुश इतना है तो ये इतनी ही जाएगी, जब इनिशियल पुश ज्यादा होगा तो ये लंबी जाएगी, और इनिशियल पुश और ज्यादा हुआ तो लंबी ही जाएगी ना. इनिशियल पुश बढ़ने लगा, हमारी रेंज बढ़ने लगी. अब इतना आपको समझ में आ गया. तो दिस इज नाउ एज आई सेड, इनिशियल समझना इज वेयर यू हैव टू पुट एफर्ट्स, बाकी सब मक्खन है. नाउ अग्नि 1, वाई येट, लाइक आप बोलोगे कि अग्नि 5 में अब हमारी रेंज बढ़ तो गई, हम अग्नि 1 क्यों रख रहे हैं? रखना पड़ता है भाई, क्योंकि ये चीप है, इसको आसानी से लॉन्च कर सकते हैं. क्या हुआ अगर हमारे डिजायर चाइना को लॉन्ग कवर करने की है, पर अगर बॉर्डर पे वॉर होगी तो ये भी तो चाहिए जो सस्ते हों लेकिन फिर भी थोड़ी लंबी रेंज कवर कर रहे हो. सो दीज आर लेस कॉस्टली, सिंपल, एक्यूरेट है, जल्दी आसानी से बहुत जल्दी मैन्युफैक्चर कर पाते हैं. तो हमारे लिए अग्नि 1 भी इंपॉर्टेंट है, 5 भी, क्योंकि जब हमें बहुत सारा डैमेज करना हो एक आसपास में ही कहीं पे, तो अग्नि 5 यूज करेंगे कि बहुत सारी मिसाइल्स हैं जल्दी जल्दी आसपास में, वो बॉर्डर की लड़ाई पे काम आती हैं.
वही अग्नि 5 क्या है, अगर कोई बहुत बड़ी दूर जाके कोई अगर सिटी टारगेट करनी हो तो हमें देन वी नीड दैट, राइट. सो दैट्स व्हाई अग्नि 1 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दो अग्नि 5 आ चुकी है ना. अग्नि 2 is part of a minimum credible deterrence against China and Pakistan. As I said earlier, हम पहले किसी से नहीं लड़ते, हम पहले किसी से वॉर नहीं शुरू करते as long as हम पे किसी ने अटैक नहीं किया या फिर कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं है. एंड दैट इज एग्जाम्पल ऑफ 1971 जब हम वी फर्स्ट टाइम अटैक समवन, अदरवाइज वी वुडंट हैव, राइट. And if you've got this, now you must have understood. तो इसलिए हमने अग्नि 2 डेवलप किया, बिकॉज वी वांटेड मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस. दैट मीन्स हम उनको डरा सके कि हमारी रेंज आपकी कैपिटल सिटी तक जाती है, उन एक थोड़ा सा भय बनाने के लिए. दैट्स वाई अग्नि 2 इज इंपॉर्टेंट. नाउ अग्नि 4, 5 यू ऑलरेडी नो. अग्नि 6 इज व्हाट अब तक मैंने डिस्कस नहीं की. दिस इज वी आर वर्किंग ऑन. ये भी 3 स्टेज है, बट इसकी खास बात ये है इट कैन टारगेट मल्टीपल टारगेट्स, बिकॉज ये मल्टीपल टाइम अंदर बाहर आ जा सकती है. आउट टारगेट किया, बाहर गई, टारगेट किया, बाहर. दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल. आपने एक बार लॉन्च कर दिया, पहले बता दे ये टारगेट है, ये टारगेट है, ये टारगेट है. फिर उसको पता है कि मतलब कैसे कैसे अपने पाथ को ना स्टिमुलेट करना है. ऑब्वियसली आप बाद में उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बट इट हैज मतलब कब इनिशियल फ्यूल मिला, बाद में छोड़ दिया, आसानी से नीचे आई, टारगेट पे अपना बॉम्ब गिरा दिया, बट यहां पे एक्सप्लोड नहीं हुई है. फिर इनिशियल थर्स्ट लेगी, ऊपर जाएगी, फिर अपना फ्यूल यूज करना बंद कर देगी, फिर नीचे आएगी, टारगेट अटैक. फिर इनिशियल फ्यूल यूज किया, ऊपर गई, फ्यूल कम कर दिया, टारगेट अटैक. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल. मतलब ये री एंट्री करके मल्टीपल टारगेट्स को कर सकते. तो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है. एंड व्हेन इट विल बी डेवलप्ड, आई होप लाइक व्हेनेवर इट इज लॉन्च्ड, इंडिया जब टेस्ट फायर करती है, आई होप आई विल मेक अ सेशन आउट ऑफ इट और इसकी टेक्नोलॉजी को और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे. बट सो फार अग्नि 5 इज व्हाट वी हैव टेस्टेड. सो लेट्स जस्ट मूव अहेड. इज दैट व्हाट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम. अगर ये सवाल आपके दिमाग में आया था जब मैं पढ़ा रही थी तो बहुत सही सवाल आया था, बिकॉज लाइक एज आई मेंशन तो इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए. तो कुछ नहीं, बहुत आसान है, ज्यादा मत डरिए, बहुत आसान सा है. एज आई सेड अर्लियर, so only in the beginning you have to put some effort. And I talked about why Mr. Abdul Kalam is important, because Mr. Abdul Kalam has played a very important role in development of missile technology in India. And this is what he did. He laid the foundation of integrated missile development program to attain the self-sufficiency in the missiles. उससे पहले हम डिपेंडेंट थे बाकी कंट्रीज पे. अब बाय द वे जिससे आप ले रहे हो यूएसए हमारा साथ छोड़ दे, तो हुआ था ऐसा. देयर वाज एग्जांपल इन द पास्ट 1971. यूएस डिडंट हेल्प अस, वी हैड टू टेक हेल्प फ्रॉम रशिया. देयर वाज वन इंसिडेंट इन कारगिल वॉर जहां पे यूएस ने हमें इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया था. And there was one incident in 1990s of Russia, which was our good friend, refused to give us cryotechnology. So it is always a wise thing to do to become self-sufficient in technology, right? So these, अगर कुछ सिखाती है past, तो सीख लेना चाहिए. History has taught us something, and Abdul Kalam was smart enough to understand that we have to be self-sufficient in the field of missile technology, and that's why we did. And for which he came with integrated guided missile development program, जिसमें 5 तरह की missiles develop की जानी थी. I'll talk about this, but let's just understand some fact कि this started in 1983 and successfully achieved its target its 2008. हमने 5 तरह की जो missiles थी वो develop कर ली. अब हम उसके variant we are still developing, that is still work in progress, but what is more important is that this thing is that इसकी foundation Mr. Kalam ने launch की थी. And that's why in order to respect that man, the work he has done, we have named the Wheeler Island on his name.
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी मिसाइल डेवलप की गई थी. सो देयर वाज 5 गोज बाय द नेम ऑफ पटना. ऑफन बच्चे ऐसे इस तरीके की ना एक्रोनिम यूज करते हैं याद करने के लिए. P for Patna, which is like Prithvi, which is surface to surface short range ballistic missile होती है. surface to surface short range होती है ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. surface to surface क्या होती है, अब सिर्फ यहाँ पे देखना है. आकाश, surface to air, आई हैव गिवन यू ऑलरेडी एग्जाम्पल. तो इसमें पृथ्वी डेवलप की गई, इसमें आकाश डेवलप की गई, इसमें नाग डेवलप किया गया. दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज एन एंटी टैंक मिसाइल, टैंक को हिट करने के लिए दिस वॉज डेवलप्ड. देन त्रिशूल, दिस वॉज ऑल्सो सरफेस टू एयर, बस इसकी रेंज थोड़ी छोटी थी. मैंने कहा ना हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं. टेक्टिकल वेपन जब बॉर्डर पे लड़ना हो, स्ट्रेटेजिक वेपन जब किसी को धमकी देनी हो कि तेरे घर पे आके ना, तेरे घर पे आके भी तुझे हम डरा सकते हैं. तो जब बॉर्डर पे लड़ना हो तो टेक्टिकल, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली होता है. पर अगर हमें लड़ाई नहीं चाहिए, बस अपना भय बना के रखना है, लड़ाई नहीं चाहिए. ऑलवेज Sun Tzu आर्ट ऑफ वॉर, he says, always a good strategist know how to avoid a war. He would instead avoid a war because एक war takes a country almost a decade back, however powerful you are. But अगर आप wise हो तो आप war नहीं चाहोगे, because आपकी economy भी impact होती है. How many lives any country loses? Even US is withdrawing from Afghanistan despite being such a powerful country because it knows the cost of life, the cost of fund जो war में जाते हैं. So a good strategist is not the one जो कि war जीत के आता है. No, it's the one which can avoid the war. And that's why strategic weapon are important. Because उससे डर create होता है. Because हमारी जैसे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, हम कहीं यूज थोड़ा ना करने वाले, हम नहीं चाहते हम कहीं यूज करना, हम कभी यूज करना नहीं चाहेंगे. इनफैक्ट दैट इज व्हाट वन थिंग विल ऑलवेज वांट, कि कभी यूज ही ना करना पड़े. बट व्हाई आर वी डेवलपिंग? टू क्रिएट द फियर दैट एनिमी डू नॉट टारगेट अस, बिकॉज हम हैं इतने पावरफुल, कि इफ वी रिटेलिएट देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस. ये डर ही काफी है. एंड दैट्स व्हाई स्ट्रेटेजिक वेपन्स आर डेवलप. टेक्टिकल वेपन आर डेवलप इन केस वॉर हो जाती है तो उससे लड़ने के लिए. तब हम वॉर होती है, हमने न्यूक्लियर वेपन आज तक कभी यूज किया नहीं, बिकॉज दैट इज समथिंग टू बी अवॉइडेड, दैट इज समथिंग टू बी यूज टू अवॉइड द वॉर. लेकिन उसको यूज नहीं करते हम वॉर के टाइम पे भी, बिकॉज हमारा पर्पस वॉर का ये नहीं है कि अब बाहर वाली कंट्री को खत्म कर देना चाहते, नहीं. द पर्पस ऑफ वॉर is to basically avoid a war. We have always engaged in a war so that humanitarian crisis ना हो, आप हमारे लिए खतरा ना बनो. हम सिर्फ डिफेंस कर रहे थे, हम अग्रेसिवली किसी नेशन को एक्वायर नहीं करना चाहते. We believe in peaceful development of all the countries, including Pakistan, including China. So that's why strategic weapons are important to create the fear, to avoid the war, and tactical weapons are important in case war happens. बॉर्डर पे कैसे लड़ना है, तब स्ट्रेटेजिक वेपन यूज नहीं करते, वो डराने के लिए. बट हाँ, यूज करने पड़ सकते हैं, तो तब आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट इज अग्नि. अग्नि इज अ स्ट्रेटेजिक वेपन. आई होप अब आपको मिसाइल पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा. एंड इफ दैट इज द केस तो सिग्निफिकेंस ऑफ अग्नि मिसाइल आ जाते हैं. मुझे लग रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप मुझे खुद बता सकते हैं स्ट्रेटेजिक मिसाइल की, अग्नि विच इज अ स्ट्रेटेजिक मिसाइल, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. यू कैन, आई थिंक फर्स्ट इज सिक्योरिटी. हमारा डिफेंस अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान, मिनिमम क्रेडिबल डिफरेंस, हमारी डिफेंस जनरेट होता है अग्नि से. हम फियर भी क्रिएट कर सकते हैं, और इन केस वॉर होती है और वो हद आ जाती है कि हमें इतना डैमेज करना पड़े, इतना नुकसान करना पड़े, तो हम वो भी कर सकते हैं. दिस शोज आर कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, because only few nations in the world have intercontinental ballistic missiles. मतलब इनकी रेंज इतनी है कि वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट तक जा पाती है. अब तक सिर्फ एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ही जा पाती थी जो मिसाइल्स होती हैं, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के पास इतनी ही रेंज है. बट एशिया से रशिया, एशिया से यूरोप, इस तरीके की जो कैपेबिलिटी है, एशिया से अफ्रीका, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने की जो कैपेबिलिटी है, वो आपकी स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स में होती है. एंड अग्नि इज अ स्ट्रैटेजिक मिसाइल. तो हम उस एलीट क्लब में आते हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज स्ट्रैटेजी.
इंडिया फॉलो द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। बट एक ना कहावत है, आप जितना डरोगे ना दुनिया आपको उतनी डरेगी, और आप जितना ताकतवर इंसान होता है ना वो उतना ही कम बोलता है। He's like he knows he doesn't have to prove. They are like आपका काम काफी आपको दिखाने के लिए, दैट इज व्हाट वी से। वी हमारा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जरूर है कि हम पहले किसी से लड़ते नहीं, बट देयर इज वन थिंग, अगर हमसे लड़ोगे तो हम छोड़ लाइक देन वी डोंट लीव यू। हमें भी अपने जवानों और अपने सिविलियंस की जान प्यारी है, सबको प्यारी होती है, हमें भी अपने देश की प्यारी है। सो वी आर अ पीसफुल कंट्री, वी वांट पीस, वी वांट आप शांति से रहें, हम भी शांति से रहें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप वॉर करेंगे तो हम तब शांति से रहेंगे, नहीं। अनजस्टिफाइड पीस वी डोंट वांट। That's why this is actually is a strategy which promote our no first use. That if you actually in any case engaged in first war upon us, then we have the capacity of massive retaliation. हमारी second strike capability इतनी होगी कि दूसरी बार जरूरत नहीं पड़ेगी। That is what Agni shows. Also, it is very important. The most important thing is that it is very easy to deploy than any bomb or anything. In fact, एक interesting story है। जब हिरोशिमा नागासाकी डेवलप होने के बाद हिरोशिमा नागासाकी पे जब बॉम्ब गिराना था ना, तो आपको पता है सेकेंड बॉम्ब कहाँ गिरना था? सेकेंड बॉम्ब एक्चुअली इंटरेस्टिंगली जर्मनी पे गिरना था, बट वो जर्मनी पे नहीं गिरा, वो गिरा दूसरा भी जापान पे। एंड द रीजन वॉज जो प्लेन जिस फ्यूल से वो लेके जाना था, जिस प्लेन से उसके अंदर इतना फ्यूल नहीं था कि वो जर्मनी तक लेके जा सके, और ना इतनी कैपेबिलिटी थी। एंड फॉर दैट रीजन सेकेंड टारगेट भी जापान की ही सिटी हुई। इमेजिन अगर उस समय इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती तो एक सिटी जापान की बर्बाद होती और एक जर्मनी की। सो जर्मनी सिर्फ इसलिए बच गया कि टेक्नोलॉजी नहीं थी। एंड दैट्स व्हाई इन कंपैरिजन टू बॉम्ब और एनी अदर हेलीकॉप्टर या और जो बाकी आप चीजें यूज कर रहे हो, दिस बैलिस्टिक मिसाइल आर मोर इजी टू डिप्लॉय एंड मोर एफिशिएंट, right? And I hope this entire session was very interesting to you. You like this, you like the story, and if that is the case, like us, subscribe to us, and connect to us. And the most important thing is the entire corona thing is please stay at home, क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए भी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपसे वीडियो चलाई मैं आपको वहीं मिल जाऊंगी। Stay at home, stay healthy, stay safe, and stay connected to AQBIS.